Good morning, students. As we are done with our first chapter, that is development, here we are having a first chapter of history now, or you can say 13th chapter in your NCERT book. The name of chapter is Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया उस चीज़ के बारे में वी विल रीड इन दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, as you are having this chapter, same I have made notes for that chapter of your NCERT book. I have taken almost all the important points from your book only that will make you understand that what chapter is about. Okay, I have all taken all the important points in every topic. As in your book, the French Revolution and the idea of nation is topic number 1. Same here, I rewrote topic number 1. Let's look at the image in book first. Here you can see that we are हमें एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें कुछ लोग हैं जिनके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, उनके हाथों में अलग अलग तरह का फ्लैग पकड़ा हुआ है और वो एक ये जो स्टैचू खड़ा हुआ है इसको सल्यूट दे रहे हैं. और ऊपर हमें क्या दिखा रखा है आसमान में, देयर इज़ अ गॉड और एंजल्स वगैरह हैं जो इनकी तरफ सब देख रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम योर नोट्स. This is introduction of chapter. We have seen the picture, right? Now let's read it out. In 1848, Frederick Soriot, a French artist, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो हैं जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, prepared a series of 4 print visualizing his dream. उन्होंने एक 4 की सीरीज़ बनाई जिसमें उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं क्या दर्शाते हुए, क्या दिखाते हुए, अपनी ड्रीम को. किस चीज़ की? ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम. फ़ोटोज़ जो भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है उनमें क्या दिखाया है? वर्ड किससे बना हुआ है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं. उस टाइम पे ये उनकी ड्रीम थी कि ऐसी हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो. आर्टिस्ट्स ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एज अ फीमेल फिगर. उस टाइम के फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या दिखाया है? लिबर्टी दिखाई है, फ्रीडम दिखाया है. किस रूप में? एज अ फीमेल फिगर के रूप में. और वो फ़ोटो में हमने देखा था और वो उसी को ही होमेज पे कर रहे हैं, है ना, उसी को ही सल्यूट दे रहे हैं, माथा टेक रहे हैं. जैसे मैं इंडियंस की बात करूं, फीमेल फिगर हमारे लिए जैसे दुर्गा माता हो गई है ना, ऐसे वो चीज़ दिखा रखी है. और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में तो क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जागरूकता की टॉर्च है जिससे लोगों को समझ आ जाए. दूसरे हैंड में उनके है बुक पकड़ी हुई है जिसपे मैन के राइट्स लिखे हुए हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सोरियोस उटोपियन विजन. यहाँ पे उटोपियन विजन का मीनिंग क्या है कि अपने ही दिमाग में सोसाइटी के लिए ऐसा विजन बना लेना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करे. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरा ऐसा विजन है कि इंडिया का हर पर्सन, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया बिकेम एट इक्वल लेवल. क्या हो जाए? इंडिया का हर पर्सन इक्वल लेवल पे आ जाए, चाहे वो पैसे के मामले में है, चाहे वो जॉब्स के मामले में है, कुछ भी है, सारे इक्वल लेवल पे आ जाए. इज़ इट पॉसिबल? नेवर, है ना. द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. पूरे दुनिया के लोग अलग अलग हैं, वो ग्रुप होके आए हैं, अलग नेशन दिखा रहे हैं. जैसे हमने देखा था अलग फ्लैग पकड़े हुए हैं, अपने ही नेशन के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं. दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो. ये चैप्टर किसके साथ डील करेगा? जितने भी इश्यूज हुए हैं वो पेंटिंग के थ्रू विजुअलाइज जो उन्होंने किया है उनके थ्रू हमें पता चलेगा. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism
emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, नेशनलिज्म कैसे आया, नेशनलिज्म की फोर्स ने क्या किया, चेंजेस लेके आया किन चीज़ों में, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. नेशनलिज्म हेयर मीन्स राष्ट्रवाद, जहाँ पे लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं और वो एक ही चीज़ को, एक ही मतलब उनके जो हैं इंटरेस्ट हैं, सब चीज़ उनको फॉलो करते हैं. और जो ये चेंजेस आई हैं इनका रिजल्ट क्या निकलता है, एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट. क्या हो जाता है, मिक्स होके एक नेशन स्टेट बन जाता है इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. यूरोप के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे, उनमें मतलब डिफरेंसेस थे, जितनी भी डाइवर्सिटी थी वो मिलके क्या बन गई, एक नेशन स्टेट बन गई. सभी एक लेवल पे आ गए, एक तरीके के हो गए, ठीक है, एक ही तरह के हो गए विद द सेम मैनर. A modern state in which a centralized power exercised sovereign, जो है मॉडर्न स्टेट है वो क्या है, किस चीज़ पे फोकस करती है, बीइंग अ सोवरन कंट्री. यहाँ पे सोवरन का मीनिंग है अ सोवरन स्टेट और कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट. कोई भी ऐसे स्टेट है, कंट्री है, वो सोवरन हो, इंडिपेंडेंट हो, ये सोवरन का मीनिंग है. नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री, उस पर किसी और कंट्री का या किसी और स्टेट का राज ना हो, बस एक कंट्री अपने आप में एक बसा के रहे. कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो काफ़ी लंबे समय से यूरोप में डेवलप हो रही थी. बट अ नेशन स्टेट का मीनिंग क्या है, इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स. सिर्फ राजाओं की बात नहीं, उनके सिटीजन्स भी मेजॉरिटी में आएँ और क्या डेवलप करें, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. ये चीज़ अपने मन में भावना लेके आएँ कि हाँ हम सब एक हैं, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करें और शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, हिस्ट्री को शेयर करें. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस, ये अलग अलग प्रोसेसेस की तरफ देखेगा, थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, जिससे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म यूरोप में आया 19th सेंचुरी में. ठीक है, उसके लिए मतलब जितने भी प्रोसेस हुए नेशन स्टेट में लेके आने के लिए, नेशनलिज्म लेके आने के लिए यूरोप में, वो सारे प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. As you can see in your book, your first topic is the French Revolution and the idea of the nation, and we gonna read this topic from your notes. Let's read out our first topic, the French Revolution and the idea of the nation. ये जो नेशन स्टेट बनाने का आइडिया था ये कहाँ से आया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. कहाँ से पता चल रहा है, कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, वहाँ से नेशनलिज्म का आइडिया आया. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रेंच जो है वो एक मोनार्की फॉलो करता है. मोनार्की क्या, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एक ही इंसान राज करता है सभी के ऊपर, जिसमें लोगों की मर्ज़ी नहीं होती. तो वो जो चेंजेस आई थी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, उस चीज़ों ने किस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया फ्रेंच के सिस्टम को, सॉवरनिटी की तरफ. सॉवरनिटी जिसमें इंडिपेंडेंट है वो स्टेट, वो कंट्री इंडिपेंडेंट है और मुक्त है किसी के राज से. ठीक है. द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड. यहाँ पे ला पैट्री क्या है, जैसे हम लोग भारत को अपनी माता मानते हैं, बोलते हैं भारत माता, है ना, तो ऐसे ही जो फ्रेंच लोग थे वो अपने अपने फ्रांस को क्या बोलते थे, द फादरलैंड, अपना पिता मानते थे. एंड ली सिटियन सिटीजन्स की बात की, फ्रेंच के सिटीजन्स को बोला गया. एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या चीज़ एम्फेसाइज हुई, क्या चीज़ पे मतलब जोर डाला गया
कि सारे उनके अंदर भावना जगाई जाए यूनिटी की, ताकि वो इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सके अंडर आ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मोनार्की वाला सिस्टम ना हो कि एक ही पर्सन रूल करे, बाकियों का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन और सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड by the body of the active citizens and renamed the National Assembly। जो थी स्टेट जनरल था वो अब किनके द्वारा इलेक्ट किया जाने लगा? सिटीजन्स के द्वारा, मतलब जो उनके लोग हैं उनको वैल्यू दी जाने लगी, और नेशनल असेंबली को रीनेम कर दिया गया। और भी बहुत कुछ हुआ जो आप अपनी बुक में पढ़ोगे, उसमें बताया हुआ है कि नए नए, मतलब जैसे देशभक्ति के सॉन्ग्स होते हैं वो गाए गए, है ना, नए नए सॉन्ग्स डेवलप किए गए, एक भावना लोगों के अंदर लेके आई गई, अलग अलग चीज़ें करके, मतलब इक्वालिटी यूनिटी की भावना लेके आई गई लोगों के अंदर। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड। वहाँ पे पहले क्या था, 9th क्लास का अगर आपने पढ़ा हो, मतलब याद हो कि फ्रांस में पहले इधर उधर जाने के लिए वो था, अलग अलग तरह के कस्टम्स थे, मतलब जाना है तो कुछ कुछ कस्टम बने हुए थे, उन चीज़ों पे ड्यूज़ भी लगते थे, वो सारी चीज़ें हटा दी गई। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। एक यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया, ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। रेवोल्यूशनरीज़ ने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ थे, उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की कि एक मिशन है और फ्रेंच नेशन की किस्मत है, डेस्टिनी है, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज़म, कि उनको आज़ाद कर दिया जाए। लिबरेट का मीनिंग आज़ाद कर दिया जाए यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज़म से, मतलब अलग अलग जगह पे जो अलग अलग लोग रूल कर रहे थे, अपना ही चला रहे थे, उस चीज़ से आज़ाद कर दिया जाए और मिला के इकट्ठा नेशन बना दिया जाए। Students and other member of educated middle class begin setting up Jacobin club। एज हमने 6th पॉइंट में देखा कि जो इनका मिशन बन चुका था रेवोल्यूशनरीज़ का, वो ये था कि नेशन को इकट्ठा किया जाए, लोगों को फ्रीडम दिलाई जाए, यूरोप के जितने भी हैं, और डेपोटिज़म से फ्री किया जाए, है ना। तो जो ये तो रही फ्रेंच की बात। यूरोप के जो और पार्ट्स थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स और अदर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने जैकोबियन क्लब सेट कर लिए। जैकोबियन क्लब क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके एरिया में, मतलब वहाँ पे भी एक तरह से प्रॉपर रूल्स बने, वहाँ पे भी ऐसे सभी को राइट्स दिए जाएं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया इस चीज़ में, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ की मदद की बाकी यूरोप के पार्ट्स पे कब्जा करने के लिए। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। इन्होंने जो क्या किया, जो ये स्टूडेंट जो इन्होंने क्लब सेट किए थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, कैंपेन्स थे, इन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ का वेलकम किया, प्रिपेयर किया कि उनके साथ मिलके ये हॉलैंड पे कब्जा कर सके, बेल्जियम पे, स्विट्ज़रलैंड पे और इटली पे भी in the 1790s। The French army began to carry the idea of nationalism abroad। जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था, फ्रेंच आर्मीज अब्रॉड भी लेके जाना शुरू हो गए। Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France। जो नेपोलियन मोनार्की बन गया था, उस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था डेमोक्रेसी को फ्रांस में। बट in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। मोनार्की होते हुए भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था उनका, जहाँ पे उनको सेट करनी थी चीज़ें, अपने रूल्स, अपना राज चलाना था, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए कि सारे सिस्टम को अच्छा बनाया जाए, रैशनल बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, इक्वल रखा जाए, ठीक है। सिविल कोड ऑफ 1804 बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू, मतलब इस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी।
जितने भी मतलब ये थी कि जिनको बर्थ होने पे ये चीज़ें मिलेंगी, ये वो सब कुछ इक्वालिटी ले आए थे लॉ बनाने से पहले, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लिया था। मतलब अच्छी ही चीज़ें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी, चाहे वो मोनार्की में थे। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिविजन्स में बांट दिया था, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया था, और जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स वगैरह थे, विलेजर्स थे, उनको ड्यूज से मुक्त कर दिया था। फ्रीड, यहाँ पे ये फ्री आपका वर्ब है, उनको फ्री कर दिया था, जो उनको ये सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज जो लोगों को सरकार को देने पड़ते थे किसी किसी वजह से, उन सब से फ्री कर दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सुधारे गए। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement। उनको भी ये अच्छा फील होने लग गया था कि हाँ, जो भी लॉ बन रहे हैं, चीज़ों को इक्वल किया जा रहा है, कॉमन नेशनल करेंसी चलाई जा रही है, ये अच्छी चीज़ है। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ईजी हो जाएगा उनके लिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह खरीदना या लेना देना। इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सा, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अभी क्या था, कुछ यूरोप में स्टिल कुछ ऐसी प्लेसेस थी जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, है ना, ये फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम करती थी एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स होता है प्रोवाइड करने वाले, है ना, वो ये सोच के उनको वेलकम करती थी कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे। लिबर्टी, हार्बिंगर्स आज़ाद तो होते बट फिर भी मोनार्की रूल था, है ना, वो उस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते थे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो नेपोलियन मोनार्की में होते हुए भी लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। इधर फ्रेंच आर्मीज़ को था कि नहीं, डेमोक्रेसी लेके आई जाए, लिबर्टी लेके आई जाए, फ्रीडम लाया जाए लोगों के लिए, ठीक है, तो वो उस तरह का काम कर रहे थे। तो इन जगहों ने इनको मतलब काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। बट क्या था, टाइम टू टाइम इनकी जो फीलिंग्स थी फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, पहले तो अच्छी थी कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे, पर वो चेंज हो गई थी। इट बिकेम क्लियर, उनको ये क्लियर हो गया था दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो उन्हें दिए जा रहे हैं, वो हैंड इन हैंड नहीं जा रहे विद पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी जा रही, उनको स्टिल अभी भी कुछ टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स क्यों बढ़ाए गए? इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फ्रेंच आर्मीज़ ने क्या किया था, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया था, चाहे वो चीज़ें अच्छे के लिए कर रहे थे, पर वो एक तरह से पहले पूरे यूरोप को इकट्ठा करने के लिए उस पर फोर्सफुली काम कर रहे थे, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे ताकि वो बाकी यूरोप को भी कॉन्कर कर सकें। उनके टैक्स बढ़ा दिए थे कि उनके पैसे की ज़रूरत भी पड़नी थी। ऑल सीम्ड टू आउट वेरी एडवांटेजेस ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सब कुछ उसके ऑपोजिट दिखने लगा। किसके जो हम पहले एडवांटेज लगते थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के, आउटवे बिल्कुल ऑपोजिट लगना शुरू हो गया। ऑल एंड ऑल इसमें हमने जो वहाँ पढ़ा है इन योर इंट्रोडक्शन, हमने ये देखा है कि जो फ्रेडरिक सोरियो है, उनका ये ड्रीम है कि जो फ्रेंच है उसको नेशन स्टेट बनाया जाए, यूरोप को, है ना, हर तरह के लोग मिक्स होके एक लेवल पे आ जाएं, उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इससे हमें ये पता चला था कि नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आया था, है ना, फिर कैसे कैसे चेंजेस आई, कैसे कैसे सॉवरनिटी को लेके आया गया मोनार्की से, वो सिर्फ फ्रेंच में ही आया था अभी, है ना, कैसे मतलब अपनी धरती को, जैसे हम धरती माँ बोलते हैं, उन्होंने फादरलैंड बोला, है ना, वो उन्होंने फादरलैंड बोलना शुरू कर दिया था। लोगों के द्वारा स्टेट जनरल चुने गए, है ना। इन 5th पॉइंट में क्या था, ड्यूज़ को अबॉलिश कर दिया गया, सभी जगह इक्वल चीज़ कर दी गई। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप अपनी बुक में पढ़ोगे कि इन्होंने ट्राई कलर को अपना लिया था एज देयर फ्लैग। और ये भी था कि फ्रेंच जो थी वो मेजर लैंग्वेज बना दी थी। पहले ये था कि फ्रांस के कुछ कुछ पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज ले आए थे, ऐसा कॉमन फीचर ले आए थे लोगों के लिए जो सारे आपस में शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें, जिसके थ्रू
तो ये चीज़ें हो रही थी, है ना। रेवोल्यूशनरीज को लगता था कि उनको पूरे ही यूरोप को फ्री करना है डेस्पोटिज़म से। तो और जगह के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जैकोबियन क्लब बना दिए थे ताकि वो और जो यूरोप के पार्ट हैं उन पे भी कब्जा करके उनको भी ये राइट्स दिला सकें, है ना। पर वो थोड़ा चीज़ सही कर रहे थे लेकिन तरीका थोड़ा गलत था। तो जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं उन्होंने आइडिया अपना उठाया नेशनलिज्म का, बाहर तक लेके गए, अब्रॉड दूसरी जगहों पे लेके गए। नेपोलियन में मोनार्की थी और नेपोलियन में मोनार्की आने की वजह से फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो काम मतलब लोगों के हक में कर रहा था। सिस्टम को ज़्यादा रैशनल एफिशिएंट बनाया गया। सिविल कोड ऑफ 1804 आया जिसमें इक्वालिटी रखी गई लॉ से भी पहले कि हर बंदा इक्वल हो। राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया गया, है ना। नेपोलियन ने डिवीज़न्स एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवीज़न्स दे दी थी, जो फ्री कर दिया था पीजेंट्स को या सभी वर्कर्स को जो उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता था उससे। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सुधारा गया। बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी रियलाइज़ होने लगा कि हाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कॉमन करेंसी होगी तो इजी होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, एक जगह से दूसरी जगह करना। कुछ प्लेसेस थी यूरोप की ही, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स एंड जितनी भी ये लिखी हुई हैं, इन लोगों ने फ्रेंच आर्मीज़ को बहुत अच्छे से वेलकम किया कि इनको ये आज़ादी दिलाएंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। और बट धीरे धीरे ये चीज़ भी चेंज हो गई क्योंकि साथ के साथ उनको टैक्स भी बढ़ा दिए गए थे। वो टैक्स क्यों बढ़ाए थे, लोगों को ज़बरदस्ती क्यों भर्ती किया गया, ताकि यूरोप के बाकी पार्ट पे भी कब्ज़ा हो सके। तो इस चीज़ ने थोड़ा जो एडवांटेज थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के उस चीज़ को फीका डाल दिया था। In the next lecture we will study further topics. Students, I want you to go through the video first and then read these notes by yourself, and you must need to read a chapter also from NCERT pages that I will send. Thank you.